गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आज हम बात करेंगे भारत के आर्थिक प्रदेशों के बारे में, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए, मानव जब से पृथ्वी पर आया है या पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाया है और जीवित रहने के लिए वो सदैव से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहा है। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसकी, वो उससे कुछ वो अर्न करता है। वो अर्न किस लिए करता है? अपने जीवन के लिए अर्न करता है। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के करने के चक्कर में हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो एक्चुअली जो मूल रूप था वो ही परिवर्तित हो गया है, क्योंकि हम अपनी आर्थिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रयोग कर रहे हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमने पृथ्वी को भी काफ़ी हद तक, जो पृथ्वी का परिदृश्य था, जो उसका भौगोलिक परिदृश्य था, वहाँ पे हमने उसको काफ़ी बदल दिया है। इसको अगर हम पिछले 20 साल का या 25 साल का भी एग्जाम्पल दें तो हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जहाँ पर हमने सघन वन देखे थे या अधिक वृक्ष देखे थे या कहीं पहाड़ियाँ देखी थी, तो अब हमने उस परिदृश्य में हम उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। हमें क्यों देखने को मिलता है? खनन क्रिया के लिए हमने बहुत सारे पर्वतों को नुकसान पहुंचा दिया। जो छोटी छोटी पहाड़ियां थी वो कई एरियाज़ में गायब ही हो गई। अलवर के लोग तो इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार हमने उस प्राकृतिक वनस्पति को हटाकर वहाँ पे खेती कर दी, इंडस्ट्रीज़ लगा दी। ये इंडस्ट्रीज़ लगाने से हमें बहुत मतलब पॉल्यूशन की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परंतु भाई, बिना इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। हम इस बात को जानते हैं कि हमें प्राकृतिक परिदृश्य को नहीं बदलना है। हमें जो भी हमें पर्यावरण से चीज़ें मिल रही है, हमें बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहना चाहिए ना, कंट्रोल रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए। परंतु वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं हो पाता है। और उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि हम जाने अनजाने हम इस प्राकृतिक परिदृश्य को नुकसान पहुंचाते हैं। पर ये बात सही है कि हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम अर्न करेंगे तभी हमारा जो जीवन है वो चलता रहेगा। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमने अपनी ज़रूरतों के बजाय हम लालच में पड़ गए, और लालच में पड़ के हमने ये जो परिदृश्य बदला है इसको तेज़ी से बदल दिया। अगर हम बहुत एक संयमित रूप से शायद इन सब चीज़ों का यूज़ करते रहते तो इतनी विकट समस्या हमारे सामने नहीं आती। परंतु हमने यहाँ पे जो लालच किया, उस लालच का क्या फल मिला हमें कि हमारी पृथ्वी पर जो भौतिक परिदृश्य था उसमें बदलाव आया, हमारा जो पर्यावरण था उसमें बदलाव आया, हमें जो अपने जीवन के लिए जिस प्रकार का वायुमंडल चाहिए था उसमें बदलाव आया, और ये हमने इसको भी प्रदूषित कर दिया। परंतु अब ये दोनों चीज़ें तो साथ साथ ही चलती रहती हैं। और हमने वो जो संसाधन थे उनको बदला और उनकी उपयोग की क्षमता करके, उनको हमने उपयोग करके, और आर्थिक विकास का जो एक डेवलपमेंट का एक रूट था, उस रूट को हमने तय किया है। तो ये जो आर्थिक प्रदेश हैं इसकी हम बात कर रहे थे, तो एक्चुअली आर्थिक प्रदेश होते क्या हैं? देखिए, आर्थिक प्रदेश वो भौगोलिक प्रदेश होते हैं, वो जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं जिसमें इकोनॉमी, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं समानता पाई जाती है। अगर हम ये माने कि ये जो सभी तत्वों की हमने बात की, ये एक से मिलना संभव नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत 1+1=2 वाला बेसिस पे हम यहाँ पे काम कर सकें। बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तत्व मिलने से कोई इंडस्ट्रियल रीजन का या कोई इकोनॉमिक रीजन का निर्माण होता है। अगर हम पी सेनगुप्ता की बात करें, ये विद्वान जो थे, इन्होंने इस संबंध में अपने विचार रखते हुए कहा था कि कारखाने श्रृंखलाबद्ध रूप में केंद्रित हो जाएं, उसे चक्र कहा जाता है।
और कच्चे माल के ये चक्र बहुत अलग अलग रूपों में मिलते हैं। ऊर्जा चक्र है, लौह इस्पात चक्र है, और प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का जो निर्माण है वो इन्हीं चक्रों के द्वारा होता है। तो हम ये मानते हैं कि आर्थिक प्रदेश भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों तत्वों का इसमें एक सम्मिश्रण होता है, और आर्थिक क्रियाएं होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और उनके उपयोग की समानता के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात और हम मानते हैं कि एक आर्थिक प्रदेश या एक इकोनॉमिक रीजन में जो इकोनॉमिक लैंडस्केप होता है, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक भूदृश्य, उसमें समरूपता पाई जाती है। आर्थिक प्रदेश जो होते हैं वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई अगर आपका अच्छा आर्थिक विकास हुआ है, अच्छा रिच आपका इकोनॉमिक रीजन है, तो डेफिनेटली वो जो उस देश की जो इकोनॉमी होगी उसको एक सुदृढ़ता प्रदान करता होगा। और ये जो अपना भौगोलिक प्रदेशों में जो प्राकृतिक तत्वों को महत्व दिया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं, इनकी एक लिमिट है, और इस लिमिट में रहते हुए ही हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। अदरवाइज़ एक दिन क्या क्या आएगा हमारे सामने कि ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त होने के बाद हम इसे रिक्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमारे बाय चांस प्राकृतिक तेल के भंडार ख़त्म हो जाएं तो हम उसे किसी भी तरह रिक्रिएट नहीं कर सकते। इसका एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिसमें मैं सबसे ऊपर नाम लूँगी आबू धाबी का और दुबई का, इन देशों को अब ये समझ में आने लगा है कि इनके साथ दो तरह की समस्याएं आने वाली हैं। पहली समस्या तो ये है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज का चलन बढ़ने लगेगा, और दूसरी बात यह है कि इनके पास जो प्राकृतिक तेल के भंडार हैं कभी ना कभी वो भी ख़त्म होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इनका जो आर्थिक आधार है वो ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन दोनों कंट्रीज़ या और भी बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ की इकोनॉमी किस पे टिकी है, जो प्राकृतिक तेल वहाँ पर निकलता है। यहाँ पे इसे पेट्रो डॉलर के नाम से भी हम कहते हैं। तो इनकी ये बड़े रिच कंट्रीज़ हैं क्योंकि इनके पास इस प्रकार का संसाधन अवेलेबल है। पर उस दिन की कल्पना कीजिए कि वहाँ पर ये संसाधन के भंडार ख़त्म हो गए, तो इनके पास उसके अलावा कोई आर्थिक क्रिया करने के लिए नहीं रह जाती है। इसीलिए अगर पिछले 5 सालों में इन दोनों कंट्रीज़ का अध्ययन करें तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने अपनी आर्थिक क्रियाओं को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है। इन्होंने अब अपनी कंट्रीज़ में भी कई इस प्रकार के टैक्सेस लगा दिए हैं जिससे इनको आय प्राप्त हो। इन्होंने अपने यहाँ पे एजुकेशन सेंटर के रूप में डेवलप करना शुरू किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर को डेवलप करना शुरू किया है। साथ ही साथ विदेशी व्यापार को भी अट्रैक्ट करने की कोशिशें इन्होंने प्रारंभ कर दी है, क्योंकि इनको ये समझ में आने लगा है कि किसी दिन अगर ये भंडार ख़त्म हो गए तो हमारा आर्थिक आधार ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात एक और ये और आती है कि आजकल हम अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की बात करने लगे हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जिस प्रकार से हम सोलर पावर का यूज़ कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक का यूज़ बढ़ता जा रहा है, या हम एटॉमिक एनर्जी का भी यूज़ करने की सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम वो ज़्यादा जो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसकी तरफ अगर हम डाइवर्सिफाई हो गए तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा कि हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। आजकल आप ये देखिए, टेस्ला नामक एक कंपनी है स्वीडन की जिसने ये बैटरी वाले व्हीकल्स बना रही है, और आप ये देखेंगे कि आने वाले 10 सालों में भारत की सड़कों पे ज़्यादा यही व्हीकल्स नज़र आएंगे। ये व्हीकल्स फर्स्ट परचेज में बहुत महंगे लगते हैं, परंतु जब इनकी रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो वो इतनी कम होती है कि धीरे धीरे ये सारे व्हीकल्स अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। दूसरी बात, हम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में प्रदूषण से जो हाल ख़राब हो रहा है उसमें इन व्हीकल्स के प्रदूषण का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब अगर ये व्हीकल्स बैटरी ऑपरेटेड हो जाएंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा कि हमें पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी।
तो ऐसी सिचुएशन में हम किन चीज़ों की तरफ देखेंगे? हम और अधिक अलग प्रकार के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की तरफ देखेंगे, जो कि हमें कंपैरेटिवली सस्ते भी पड़ते हैं और साथ ही साथ उनसे प्रदूषण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो इतने बड़े बड़े ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रिच कंट्रीज़ हम जिनको मानते हैं, उनके पास अपने पेट्रोल के खरीदार नहीं रहेंगे। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि अपनी चीज़ को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो एक इकोनॉमिक रीजन जो होता है, हमेशा उसकी एक लिमिट होती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल तो गल्फ़ कंट्रीज़ का दिया, पर यहाँ पे हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी इकोनॉमिक रीजन क्या होता है जहाँ पर जिनके बाय प्रोडक्ट में, जहाँ एनर्जी के यूज़ में, संसाधन में, परिवहन में समानता पाई जाती है। जैसे आप अगर एक अलवर में रहते हैं, अलवर की हम बात करें तो अलवर में एक फूड पार्क है। फूड पार्क एक अपने आप में एक अच्छा आर्थिक क्षेत्र है और वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ पे फूड से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे वहाँ पे आटे की फैक्ट्री, मसाले की फैक्ट्रियाँ, तेल की फैक्ट्रियाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रियाँ। तो सारा जो जोन है वो एक स्पेशल प्रकार का इकोनॉमिक जोन के रूप में हमारे सामने आया है। तो ऐसे में क्या है कि सरकार को भी पता है। देखिए, अगर मिक्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो सरकार के सामने भी ये समस्या होती है कि हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है। परंतु अगर एक ही नेचर की इंडस्ट्री किसी क्षेत्र में लगा दी जाए तो वहाँ पर क्या फ़ायदा होता है कि सारी इंडस्ट्रीज़ का जो मतलब जो डिमांड्स होती हैं वो डिमांड सेम होती हैं। तो इस प्रकार के जो इकोनॉमिक रीजन्स होते हैं वहाँ पर विकास की संभावनाएं अधिक हो जाती है। अब हमने माना कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ मिक्स इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। हर इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट अलग है, हर इंडस्ट्रीज़ का बाय प्रोडक्ट अलग है, हर इंडस्ट्रीज़ की डिमांड्स दूसरी हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा विकास में दिक्कत आती है। अब हमने जैसे बॉम्बे और पूना के बीच में एक बहुत बड़ा जोन बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक जोन के नाम। वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसी प्रकार की लग रही हैं। सैमसंग उसमें सबसे बड़ा नाम है जिसने बहुत बड़ा अपना सेटअप वहाँ पर तैयार किया है। तो अब वहाँ पे क्या है कि सारी इंडस्ट्रीज़ का जो नेचर है वो एक होने की वजह से उस रीजन को डेवलप करने में, उस इकोनॉमिक रीजन को डेवलप करने में काफ़ी सहूलियतें होती है और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर काम करते हैं। तो मोटे तौर पर हम ये इस कंक्लूज़न पे पहुँचें कि आर्थिक प्रदेश क्या होते हैं? आर्थिक प्रदेश वो होते हैं जहाँ पर समानताएं पाई जाती है। अब ये समानताएं किस में पाई जाती है? कच्चे माल में, तैयार माल में, शक्ति के साधन के रूप में, यातायात के रूप में, श्रमिकों के रूप में। इनमें कहीं ना कहीं एक रूपता या समानता पाए जाने से क्या फ़ायदा होता है कि सरकार को उन क्षेत्रों के लिए नीति निर्माण में भी अधिक सुविधा रहती है और वो बहुत प्लान्ड तरीके से इन इंडस्ट्रियल रीजन्स को डेवलप कर सकता है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करें, मोटे तौर पर अध्ययन करें, तो आपको इस प्रकार के जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, पुरानी तो बात ख़त्म हो गई, वो तो जो इंडस्ट्रीज़ लग गई मिक्स रूप में लगी हुई हैं या वॉटेवर जो भी है, हर स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ है। पर अब इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि हम एक ही छतरी के नीचे एक प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को ले आएँ जिससे उनकी प्लानिंग में और उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में हमें सुविधा रहे। साथ ही साथ कोई इस प्रकार की इंडस्ट्री है जिसको बाज़ार की डिमांड है या बाज़ार उसे जल्दी चाहिए, तो वहाँ पर भी ये सुविधा रहती है। यातायात के साधन उस तरीके से सुलभ करवाए जाते हैं कि उनको अपने माल को, तैयार माल को बाज़ार में भेजने में भी कोई तकलीफ़ नहीं हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं अलवर के फूड पार्क की, हम बात कर रहे थे। सरसों के तेल की सबसे अधिक यूनिट्स यहाँ पे है और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के साइड में, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के साइड में बड़ी मात्रा में सरसों का तेल जाता है। इधर से ही कलकत्ता से ही शुरू हो जाता है, जो ऊपर आसाम, मणिपुर सब जगह तेल जाता है। अब यहाँ पर ये सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ होने की वजह से क्या है, ये लोग ट्रेन के कंटेनर्स बुक कर लेते हैं और संयुक्त रूप से इनका सामान वहाँ पर चला जाता है। अगर यही कोई एकल इंडस्ट्री होगी
तो उसको अपने माल को कहीं पे भी भेजने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसके लिए पूरी एक बोगी भेजना संभव नहीं होता है और वो अकेला उस बोगी को नहीं भेज पाता है, तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ये मुसीबत इस चीज़ से होती है। तो अगर हम इस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश हमारे यहाँ इस प्रकार के डेवलप हो जाते हैं तो हमें उसको ये मार्केट में भी हमें उससे काफ़ी आराम रहता है। उन इंडस्ट्रीज़ में आपस में बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से भी प्रयास करते हैं अपने उद्योग को विकसित करने का। अपनी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक प्रदेशों की विशेषताएं क्या होती है। थैंक यू।